हाँ बोलिए भाई, क्या प्रॉब्लम थी उधर? ना ले जाओ। हाँ बोलिए। देखिए, आपका जो प्रश्न, याद रखना बच्चों, इसे नोट भी कर लें। वो ये पूछ रही हैं कि रिजेक्शन ऑफ बेल एंड कैंसिलेशन ऑफ बेल, whether both are the same thing or they are different। अब इससे रिलेटेड जो भी प्रोविजन है सीआरपीसी में, उन्हें भी देखना। देखिए, बेल का मामला आया, सीआरपीसी 1973 में बेल तो डिफाइन नहीं की गई, लेकिन बेलेबल ऑफेंस जरूर डिफाइन किया गया। कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 के ए में। और वहां तो यही लिखा है कि offenses which are shown in schedule first as a bailable, they are the bailable। ये कहा। And suppose कि they relate to some other act, तो वहां प्रावधान ढूंढेंगे आप कि वो ऑफेंस क्या बेलेबल है या नहीं। और अगर वहां भी नहीं लिखा है कि बेलेबल है या नॉन बेलेबल है, तो सीआरपीसी के शेड्यूल 1 के नीचे 4-5 लाइन लिखी, वहां ये बताया गया है कि अगर पनिशमेंट इतना है तो नॉन वेरिएबल होगा, नहीं तो वेरिएबल होगा। तो यही बात कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए भी लिखी। वेरिएबल ऑफेंस में बेल रिमांडेड एज ए राइट, वो अभियुक्त का एक अधिकार। नॉन वेरिएबल में ये डिस्क्रेशन है कोर्ट का और मर्सी है अदालत। अब बेटा, एक चीज जान जाओ कि बेल की नौबत कब आती है। When the stage of bail comes before us, कब आती है? बेल की नौबत या बेल की स्टेज तब आती है जब मुल्जिम कोर्ट के सामने या तो गिरफ्तार करके लाया जाता है या वो अपने को सरेंडर करता है। रिमेंबर दिस फैक्ट। बेल का कार्यक्रम तभी प्रारंभ होता है जब मुलजिम ने या तो अपने को सरेंडर किया है कोर्ट में या उसे गिरफ्तार करके लाया। इसीलिए लिखा रहता है हर जगह, वेदर ही अपीयर्स आर इज ब्रॉट। इन दोनों वर्ड्स का मतलब ये है, जहां लिखा ही अपीयर्स, इसका मतलब ही है सरेंडर हिमसेल्फ। और जहां लिखा है इज ब्रॉट, इसका मतलब ही हैज बीन अरेस्टेड प्रीवियसली एंड देन नाउ ही इज इन कोर्ट। उसी टाइम बेल की एप्लीकेशन पड़ती है। और बेल की एप्लीकेशन जब पड़ती है तो अदालत के सामने दो विकल्प होते हैं। या तो उस बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ले, मंजूर कर ले, या रिजेक्ट कर दे, अर्थात नामंजूर कर। कहने का मतलब, इफ द कोर्ट एक्सेप्ट द बेल एप्लीकेशन, इट मीन्स he has allowed the bail application, and if he rejects the application, meaning thereby he has rejected the application for bail, तो वो हो गया रिजेक्शन ऑफ बेल। तो फिर
कैंसिलेशन क्या होता है? अब कैंसिलेशन तब होगा जब वंस द बेल एप्लीकेशन हैज बीन ग्रांटेड और बेल हैज बीन ग्रांटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। अगर एक बार किसी भी अदालत के द्वारा जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती है तो इसके बाद में अब उस बेल का रिजेक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ कैंसिलेशन होगा। एक बार अगर उसे किसी भी अदालत के द्वारा अगर मंजूर कर लिया गया है तो इसके बाद में अब उसका कैंसिलेशन ही हो सकता है, रिजेक्शन नहीं हो सकता। इसका मतलब है बड़ी सीधी सी बात है। बेल एप्लीकेशन कोर्ट के सामने आई, कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया, इसे आप कहेंगे कोर्ट हैज रिजेक्टेड द बेल। ठीक, समझ गए कि नहीं? अब कैंसिलेशन, बेटा कैंसिलेशन में दो हेडिंग हैं और ये आपको समझना है। नंबर एक, कैंसिलेशन ऑफ बेल बाय द सेम कोर्ट विच अलाउड इट, अर्थात बेल को कैंसिल किया जा रहा है या किया गया है उसी अदालत के द्वारा जिसने बेल मंजूर की। इसके दो जगह आपको प्रोविजन मिलेंगे। मेमना कहां कहां? 437 के 5 में और 439 के 2। You note it down under 437 clause 5 as well as under 439 clause 2. This is the example of cancellation of bail by the same court which allowed one. इसमें होता क्या? इसमें बेटा ये होता है कि एक बार किसी अदालत ने बेल दे दी। अब इन दोनों धाराओं से, धारा में जो लिखा है धारा का उल्लेख किया ही गया कि आपको जान जाना चाहिए कि 437 के 5 में जो रिजेक्ट करेगा वो मजिस्ट्रेट का न्यायालय होगा और जिसने बेल दिया था जाहिर शुदा बात है कि वो भी मजिस्ट्रेट का न्यायालय रहा होगा। इसको कैसे दिमाग में जाएगा? इसको बेटा ऐसे ध्यान रखो कि सेक्शन नंबर 436 and 437 of CRPC are related with the bail procedure of any magistrate. 436 में बेल, 437 में बेल हमेशा दी जाएगी तो मजिस्ट्रेट के द्वारा दी जाएगी। लेकिन 439 के खंड 2 में जो बात कही गई है, 439 में बेटा कौन कौन कोर्ट? हाई कोर्ट एंड सेशन। क्योंकि बेल एप्लीकेशन का जिक्र सीआरपीसी में अप टू हाई कोर्ट ही है। सुप्रीम कोर्ट का कहीं नाम
आपको नहीं मिलेगा। 439 के खंड 2 को अगर पढ़ा जाए तो मिलना क्या है? 439 के खंड 2 में ये कहा गया है कि अगर कोई 437 वाला समझ गई ना, 439 के क्लास 2 में ये कहा गया, यदि कोई जमानत पहले कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा मंजूर की गई थी अथवा हाई कोर्ट के द्वारा मंजूर की गई, और बाद में कोई ऐसा तथ्य आता है, कोई ऐसा सबूत आता है जिससे ये लगता है कि जिन आधारों पर वो जमानत दी गई थी वो आधार ही गलत थे या फैब्रिकेटेड, तो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट जैसी भी स्थित हो, उस जमानत को, अपने द्वारा दिया गई जमानत को निरस्त कर देगी, कैंसिल कर देगी। अब रिजेक्शन नहीं है, ये कैंसिलेशन, सत्य वही है, नियम वही है। तो बेटा है क्या, क्या 439 नहीं पड़ेगी ना वहां एप्लीकेशन। अब है क्या बेटा, इन दोनों जगहों पे जिस कोर्ट ने जमानत दी है उसे न उसे दी जाए। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक अदालत की बात है, उसमें 420, 467, 468, 471 आईपीसी का मामला था। हुआ ये था कि गरीब नहीं थे तो समृद्ध किसान का मामला था, और जो बुजुर्ग थे उन्हीं के नाम से सारी जमीन थी, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 10/9/1998। वो आदमी मर गया। उनके दो भतीजे थे, उनके एक लड़का था निहायत शरीफ किस्म का था, और दो भतीजे थे। एक उसमें प्राइमरी स्कूल का मास्टर था, दूसरा लेखपाल था। और इन लोगों ने कुछ इधर उधर करके फर्जी रजिस्ट्री करा दी 9/9/1998, यानी जिस दिन बुढ़ऊ एक्सपायर हुए हैं उसके एक दिन पहले दिखा दिया कि उन्होंने सब अब पूरा जमीन बैनामा दिखा दिया। वो ओल्ड मैन जब बेचारे एक्सपायर हो गए तो उनके बेटे ने 13 ही नहीं किया। जब 13 ही हो गई, ध्यान दो बच्चों की, ये सितंबर है, धान कट गया है और अब जुताई शुरू होगी। तब वो चचेरे भाई लोग उसके ट्रैक्टर लाए के खेत जुताने लगे। उसने ऑब्जेक्शन किया, भैया ये क्या करते हैं, कहीं दादा साहब हमें लिख रहे। तब इसकी आंख में ये कि वो जाके मुकदमा फिर दिखाया। उसमें हुआ क्या कि और तो नहीं कोई पकड़े गए तुरंत, लेकिन एक फांसी के गवाह गिरफ्तार हो गए। फांसी गवाह कौन होते हैं? अटेस्टिंग विटनेस, जिनका जिक्र इंडियन एविडेंस एक्ट में। अटेस्टिंग विटनेस, अटेस्टिंग विटनेस समझ गया बेटा, इनको कहते हैं हाशिए के गवाह।
जब आप जाते हो शादी का रजिस्ट्रेशन कराने, 2 गवाह लगते हैं, वो हैं हाशिए के गवाह। जब आप बैनामा करते हो, 2 गवाह लगते हैं, ये हैं हाशिए के गवाह। समझ गए? तो उसमें से एक गवाह पकड़ गया, गिरफ्तार होकर जेल चला गया। चलिए, इतना तो हो गया। अब मुजरिमों ने क्या किया? उस समय सीएमओ ऑफिस के यहाँ से भी मिलता था सर्टिफिकेट। उन्होंने सीएमओ ऑफिस के यहाँ से जो सर्टिफिकेट एक बनवा लिया कि वो जो बुजुर्गवार एक्सपायर हुए थे, वो एक्सपायर हुए थे 8 सितंबर 1998 को। नहीं नहीं, 10 सितंबर 1998। नहीं, वो एक्सपायर हुए थे 10 के बाद की डेट में सर्टिफिकेट ले आए। और सर्टिफिकेट ले आए तो उसी पे बेल ग्रांट हो गई। तब तक बड़ो 3 महीने वो फांसी के गवाह लगभग 3 महीने जेल में रहे, बेल हो गई। और जब बेल हो गई, बेल वंस इट हैज बीन ग्रांटेड अंडर सेक्शन 437, मजिस्ट्रेट ने कर दी कि तो फर्जी फंसा रहे हैं, ये तो इनको फर्जी फंसाया जा रहा है कि जब वो बाद में मरे हैं तो पहले तो कर ही सकते हैं भाई नाम। आगे क्या देखो, तो बाद में तो कर ही सकते हैं फिलहाल। लेकिन किसी ने शिकायत कर दी और जब छानबीन की गई, मालूम हुआ वो जिस जो डॉक्यूमेंट डेथ सर्टिफिकेट था वो फोर्ज था, असली था ही नहीं। वो उनके जिस दिन मरे थे उसके 4 दिन बाद की डेट दिखाई गई, ऐसे बीच में बैनामा दिखाया गया। समझ रही हो ना? फिर एप्लीकेशन डाली गई प्रोसिक्यूशन की तरफ से और कोर्ट ने 437 के खंड 5 में बेल को कैंसिल कर दिया अंडर द प्रोविजन ऑफ 437 क्लास 5। समझ गई? लेकिन साथ में एक प्रोसीजर और समझो ना इसके साथ कि इसमें ये समझो, आप उठा दिया करो यार। तो ये बेटा मेन बात ये थे कि 437 के खंड 5 में वो खाली। अब एक समस्या अपने देखो बेटा, समस्या उत्पन्न करो और उसका हल निकालो, तभी जानोगे। अब आप एक बात हमें बताओ, वो बेल ग्रांट हो गई तो आदमी अपने घर में है ना, कि चला गवा वहाँ क्या नाम केदारनाथ यात्रा करे, कोई लोग तो है नहीं, तो बेल आउट है। अब यहाँ बेल खारिज कर दिए तो क्या करेगी कोर्ट? वहां करेक्ट, यहां अगर उसकी बेल कैंसिल हो गई तो वो अदालत अब वारंट ऑफ अरेस्ट भेजेगी, क्योंकि वो तो अदालत सामने मौजूद है, तो बेल आउट है, कहीं जाए बाद में। तो यही बात अगर ये बेल दी गई होती कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा, तो वही 2 में होगा। ये क्लियर हो गया कि नहीं? बाय द सेम कोर्ट। अब जनरली क्या है, बेल इज कैंसल्ड बाय द सुपीरियर कोर्ट ओनली। तीसरी हेडिंग है, जब भी जमानत एक बार ग्रांट हो चुकी होगी तो उस जमानत को जब खारिज किया जाएगा तो वो खारिज हमेशा जिस कोर्ट ने बेल ग्रांट की थी उससे ऊपर की अदालत के द्वारा किया जाए। बेटा जनरली when the cancellation of bail is before the question, so bail is cancelled always by the superior court, not by the equivalent rank court.
अगर मजिस्ट्रेट ने बेल दी है तो लोग चले आते हैं सेशन, सेशन ने दी, हाई कोर्ट ने दी, सुप्रीम कोर्ट ने। क्या भाई? कैंसिलेशन ऐसा भाई होगा, अपील कहाँ होगी, रिवीजन कहाँ होगा? तो जब अपील सुपीरियर कोर्ट में होगी, रिवीजन सुपीरियर कोर्ट में होगा, तो कैंसिलेशन भी तो सुपीरियर कोर्ट में होगा, या नहीं? ठीक। अब एक चीज जनरली जान जाओ बेटा कि बेल कैंसिल होने के लिए मुख्यतया क्या ग्राउंड होना है, ये रिलेटेड है 437 के क्लास 3 से। उसमें यह है कि व्हेन कंडीशन में बी इम्पोज, सशर्त जमानत क्या है? इन अदर वर्ड वी में से व्हेन द कंडीशन में बी इम्पोज while granting the bail and the provision is there under section 437 3 में है, 436 में नहीं है बेटा, 435 के खंड 3। ये क्या बवाल है? अब उसमें कंडीशन आमतौर पे होते, आपने कभी देखा और सुना होगा बेटा कि हाई कोर्ट बेल दी और कह दिया देश छोड़ के नहीं जाएंगे। मेनका गांधी वाला केस भी इससे पे रिलेटेड है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1975, सुप्रीम कोर्ट का हुआ। उसमें क्या हुआ था? कॉन्फिस्केशन ऑफ पासपोर्ट, पासपोर्ट जब्त हो गया और कर दिया। तो कंडीशन होती है कि देश छोड़ के आप नहीं जाएंगे, ये भी कंडीशन लगाई जाती है कि आप गवाहों को धमकाएंगे नहीं, विवेचना में सहयोग करेंगे, और जब भी पुलिस या अदालत आपको बुलाएगी तो आप हाजिर। दीज आर दी कंडीशन जनरली विच आर इम्पोज, सम स्पेशल कंडीशन में आल्सो भी इम्पोज, उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। अब बेटा अगर ये जो कंडीशन इम्पोज की गई थी इनको आप वायलेट कर रहे हैं तो बेल कैंसिल हो सकती है। ठीक कि साहब ये देखिए ये कंडीशन थी और आई नहीं, तो अब आपको समझ में आ गया ना बेटा? बोलो। देखो बेटा, चलो अच्छी बात, इन्होंने एक सवाल किया है, बड़े तजुर्बे वाली बात करती है ये अक्सर, यहाँ भी तजुर्बा उसमें छुपा हुआ है। अब अच्छी बात यह है कि तजुर्बेकार से ही ये पूछ रहे हैं, वरना ये सवाल थोड़े जटिल होते हैं। कैंसिलेशन ऑफ बेल बाय द सेम कोर्ट or by the superior court, whether they are the same ground or they are different। पहले हम बात आपकी करते हैं सेम ग्राउंड, जबकि सेम अदालत, सेम अदालत तभी बेल को कैंसिल कर सकती है जब जिन आधारों पर बेल उसने ग्रांट किया था, जिन डॉक्यूमेंट के आधार पे उन्होंने बेल ग्रांट किया था, वो डॉक्यूमेंट क्या तो फोर्ज हैं, मैनिपुलेटेड हैं, तब उठा। यानी बेल के आधार ही गलत थे, बेल कराने के लिए जिन साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया वे ही फर्जी थे, अब वो वहां पे कर सकते।
लेकिन सुपीरियर कोर्ट जब बेल खारिज करेगी तो बेल खारिज करने के बाद दो चीजें हैं यहाँ, पहले वाली देख लें। बेल ग्रांट होने के बाद अगर उसके द्वारा कुछ और कुछ किया गया है, गवाहों को धमका रहा है या और कुछ कर रहा है, एप्लीकेशन पड़ जाएगी, तुरंत फाइल कर दो। दूसरी बात ये है कि सुपीरियर कोर्ट के लिए कोई रोक नहीं है कि अगर उनके सामने वही बात ले आई गई कि साहब जो ये फील्ड दिए हैं वो फौर्ज है, जो इन्होंने कागज दाखिल किया है डेथ सर्टिफिकेट वो फौर्ज है, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली क्या है कि जिन जिन ग्राउंड पर बेल ग्रांट किया गया है उन्हीं ग्राउंड को चैलेंज किया जाता है। अगर 437(5) में या 439(2) में बेल देने वाली कोर्ट पाती कि सही है तो वही कर सकती है। लेकिन जमानत होने के बाद उस ग्राउंड से मतलब नहीं जिन ग्राउंड पर जमानत हुई थी, अगर फर्दर कोई कमी पाते हैं तो फिर या एक बात और है, अगर सुप्रीम कोर्ट ये पाती है कि बेल ग्रांट करते समय उस कोर्ट ने जुडिशल माइंड का इस्तेमाल नहीं किया, भावनाओं में खो गए या अन्य कोई बात है, तो वो खारिज कर सकते हैं। मेरा ख्याल समझ में तो आ गया। अब एक चीज और, अभी जो 20 मई का एक ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बारे में पूरी डिटेल अभी मेरे पास नहीं आई। मैंने अपने खोजी दस्ते को लगा दिया है शर्मिली जी को इसको डिटेक्ट करने के लिए। उम्मीद 1-2 दिन में ये आएंगे। बेटा उसमें क्या, यूपी का केस है, मेरा ख्याल है तो वही मेरठ वाला मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित यह मामला है। डबल मर्डर हुआ था और 4 मुलजिम थे। उन चारों मुलजिमों की जमानत इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ग्रांट कर दी गई और बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी शायद 20 मई को ही उसी आसिफा वो बेल कैंसिल कर दी डबल बेंच में। और उन्होंने आदेश में लिखा है, जब वो आएगा तो मैं आपको स्पष्ट रूप से एक और वीडियो में उसका जिक्र करूंगा। उन्होंने ये कहा कि बेल कैंसिल करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि मुलजमान के द्वारा जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया जाए। अगर कोर्ट ये पाती है कि बेल के समुचित आधार नहीं थे तो वो जमानत को कैंसिल कर सकती। तो ये बेटा ये जो सारी चीजें थी ये थी जमानत के रिजेक्शन, जमानत के कैंसिलेशन, जमानत के कैंसिलेशन उसी अदालत के द्वारा जिसने उसे ग्रांट किया था, और कैंसिलेशन के ग्राउंड और सुपीरियर अदालत के द्वारा कैंसिलेशन। मैं समझता हूँ कि काफी